हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, जैसे यूजीसी नेट की बात करते थे, आज देखिए प्रेजेंट टाइम में इस वक्त जो है उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म आ चुका है। दोस्तों आप लोग जाइएगा, इसको जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। इसका लास्ट डेट जो है 18 दिसंबर है 2023 और इसका एग्ज़ाम होने का 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो इसका पैटर्न है, जैसे आपने नेट का दिया है सेम वही सिलेबस और वो आपका पूरा क्वेश्चन सेम रहता है। बट वहाँ पर क्या होगा, आपका पेपर ऑनलाइन पेपर नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन पेपर होगा। और फॉर्म का इसमें जो फीस है 1400 रुपये है। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल हैं, SC ST OBC, उनका 600 कुछ रुपये लग रहे हैं बस। तो आप जाइएगा, जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। बहुत अच्छा मौका है, जो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो पहले से नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इसलिए अच्छा है कि सेम सिलेबस सब कुछ है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे नेट है वैसे सेट है, बस ये क्या फ़र्क है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है। तो अब इसकी हम बात करते हैं पेपर। आज हम थोड़ा सा आप लोग से पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन अच्छे से करेंगे और समझाएंगे। टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी जैसे नेट का पूछा जा रहा है और वैसे सेट में कैसे आएगा, आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं। ऑप्शनल पेपर दोस्तों, किसी का पॉलिटी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी कॉमर्स है, वो तो जो आपने मास्टर डिग्री में अच्छा से किए हैं, पढ़ाई किए हैं, 50% अगर आपकी तैयारी है और थोड़ा बहुत आप एनालिटिकल एडवांस लेवल में चीज़ें करंट से जोड़ कर रखे हैं, तो आपका ऑप्शनल पेपर तैयारी अच्छी है। तो आज हम बात करेंगे सेट के जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट, इसमें क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी समझिए। अब इसमें एक एक टॉपिक को समझते हैं, कितने इसमें कितने यूनिट है। तो टोटल इसमें जो यूनिट है आपके 10 यूनिट है। और कौन कौन से इसमें टॉपिक है, एक एक को अच्छे से यहाँ हम समझते हैं। यूनिट फर्स्ट, अब यूनिट फर्स्ट जो आपने नेट में है वही सेट में देखिए कौन सा। पहला आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक चीज को आज अच्छे से करते हैं दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या अच्छे से, अगर आपने सिर्फ क्या क्या अच्छे तैयार करना है, पहले इसको समझना है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। दूसरा पढ़िए इसके मेथड, इसके मेथड्स, इसके विधि। फिर इसके पढ़िए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसके सिद्धांत। फिर इसमें पढ़िए इसके मॉडल, टीचिंग का मॉडल क्या है। फिर इसमें आपका क्या पढ़ेंगे, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसके इसमें टॉपिक एक एक करके है। फिर इसमें आप पढ़ेंगे इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, जो आपने पढ़ा है उसको मूल्यांकन। फिर इसमें अगला टॉपिक आपका आता है ICT का, इसमें टीचिंग में क्या योगदान है। बस इतना बारीकी चीज को आपको समझाते हैं। और भी इसमें है लेवल ऑफ टीचिंग, इसके लेवल, और एक और जोड़ देते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक। बस ये हो गया। और एक लास्ट और जोड़ देते हैं जो कभी कल पूछता आजकल, ब्लूम टेस्टोनॉमी, ब्लूम टेस्टोनॉमी। बस ये पहले यूनिट को अच्छे से हम समझेंगे, फिर रिसर्च की भी बात करेंगे, फिर कम्युनिकेशन। एक एक अच्छे समझिए, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपके मन में कोई थॉट है, किसी टॉपिक के बारे में आप अच्छे खासे जानकार हैं, समझ रहे हैं, आप उसको अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों से उसको समझा देते हैं,
उसको अच्छे से समझा देते हैं, अच्छे से उसको बता देते हैं, तो समझिए आपका क्या होगा, टीचिंग कम्युनिकेशन हो गया। आपने उसको टीच किया, उसको आपने बताया, पढ़ा दिया। इसी को बोलते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट। और टीचिंग कॉन्सेप्ट तभी अच्छा होगा जब आप किसी टॉपिक पे बात करेंगे और जब आप एक सेंडर के रूप में और रिसीवर आपकी बात को अच्छे से समझेगा, तभी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो टीचिंग के लिए कम से कम 2% होना बहुत जरूरी है। टीचिंग वन वे नहीं होता है, टीचिंग 2 वे होता है। अगर मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जब आप लोग देखेंगे, उसको कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, तब मुझे लगेगा कि इसका मतलब मैं पढ़ाने योग्य हूँ या मैं कुछ बात आपको बता सकता हूँ। तो ये होता है टीचिंग का कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा इसका आता है मेथड्स। अब टीचिंग का मेथड है, आज के प्रेजेंट टाइम में देखिए, ऑफलाइन मेथड्स और ऑनलाइन मेथड्स। ऑफलाइन वो होती हैं 50-60 बच्चे बैठे हैं आपके सामने, आप एक बोर्ड है और पढ़ा रहे हैं, बच्चे फेस टू फेस है, तो हो गया ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या पूछेगा कि महत्व तो किसकी है, दोनों का है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी है, ठीक है। दूसरा चीज पूछता है ऑफलाइन मेथड से उसकी क्या क्या सहायिका, कौन कौन सी वस्तु होती है, कौन कौन सी चीज वस्तु हेल्प करती है टीचिंग में। तो टीचिंग में उसका बोर्ड हेल्प करेगा, जो मार्कर होता है वो हेल्प करेगा, डस्टर होता है वो हेल्प करेगा, नोट्स होते वो हेल्प करेगा। ये सारी चीजें क्या होते हैं टीचिंग के, उसके ऐड जो वस्तुएं हैं जो उसको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो पहले से हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड, क्यों, ऑफलाइन। ऑफलाइन के बाद दूसरा मेथड आता है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में क्या हो गया, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में देखिए, वीडियो बनाया, अपलोड किया या लाइव क्लास लेना शुरू कर दिया ऑनलाइन, करोड़ों लाखों पूरी दुनिया के सारे बच्चे जुड़े हैं। एक व्यक्ति अकेले कोने में बैठ कर अपना वीडियो बना रहा है, आजकल ऑनलाइन हो गया। इसका क्या फायदा है, हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, कोई बच्चा कभी भी देख सकता है, इसके फायदे ही फायदे हैं। एक साथ हम कई हजार करोड़ों लोगों को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन हो गया। तीसरा इसमें पूछता है टीचर सेंटर्ड क्या, बाकी इसमें आप ज़्यादा सोचने के नहीं, एनालिटिकल करेंगे सारी चीज़ें मिल जाए। एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड और एक होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, दो अलग अलग। टीचर सेंटर्ड क्या है, क्लास में अगर बच्चे उपलब्ध हैं और टीचर ही ना हो, प्रोजेक्टर वगैरह सब लग गया, बोर्ड है, सब कुछ विजुअल है, मगर अगर पढ़ाने वाला ना हो, तो महत्व तो किसकी है, टीचर की। बस इसी बात को आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्लास में टीचर उपलब्ध है, सुनने वाला कोई ना हो, कमेंट करने वाला ना हो, तो महत्व तो किसकी है, लर्नर की, बस। और भी मेथड इसके हैं, लेक्चर मेथड्स। क्लास अगर आप जब देते हैं तो एक लेक्चर मेथड होता है, कोडिंग मेथड होता है, विजुअल मेथड होता है, बहुत तरीके से आप पढ़ाने का प्रयोग करते हैं, मगर बेसिक इसका 4 ही होता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, थोड़ा थ्योरेटिकल है। एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ हो, उसमें उस सब्जेक्ट की जब अच्छी पकड़ होगा तो अच्छी कम्युनिकेट करेगा, उसके उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के प्रति क्या होना चाहिए, एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 1 ईयर 2 ईयर, जितना वो अपने आप को प्रैक्टिस करेगा, उसको बात करने में उतना उसमें निखार आएगा। तो एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए टीचिंग का। तो कम से कम लोग कहते नहीं कि अगर आप किसी बच्चे को आप पढ़ाने जाओ तो पूछेंगे आपने पहले कहीं कभी पढ़ाया है, तो बोलोगे नहीं, तो उनके मन में डाउट आएगा, जब कभी पढ़ाया ना तो क्या मेरे बच्चे पे आगे रिहर्सल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम क्या होना चाहिए, टीचर जो है पहले से पढ़ाया हो, तो उसका सिद्धांत होना चाहिए, टीचर अपने सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ हो, 2-4 बार या 6 मंथ 8 मंथ कहीं पर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लिया हो। इसलिए देखते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, जब लोग बच्चे बीएड की तैयारी करते हैं तो उनको कुछ कोर्स सिखाया जाता है कि जाइए आप 6ठी क्लास में बच्चे पढ़ाइए, ऐसा नहीं बच्चे चिल्ला रहे तो आप डंडा दिखाओ, वहाँ आपको पेशेंस चेक करते हैं। टीचिंग एज ए पेशेंस, बहुत धैर्य की नौकरी है दोस्तों, आप जितना पेशेंस रखेंगे आप अच्छे टीचर बनेंगे। दूसरा, हाँ,
अब इसमें यही है आपका गुड अच्छा कम्युनिकेशन हो, सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो, पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो और हमेशा अपडेटेड टीचर हो। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की बात करता है। फिर इसके अगला आता है मॉडल ऑफ टीचिंग। या दोस्तों टी लिख देंगे, टीचिंग समझ जाना, ठीक है। अब मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है? टीचिंग का देखिए बेसिक इसके जो मॉडल है 3 है, पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। P फॉर पेडागोजी, A फॉर एंड्रागोजी और H फॉर हेटागोजी। ये 3 इसके मॉडल है। पेडागोजी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इतना, पेडागोजी का मतलब है जो बच्चों को पकड़ के बैठा है। पेडा मतलब पकड़ के बैठा है। क्लास 1 से लेकर के 8 तक के देखिए बच्चों को टीचर हमेशा 20 मान लीजिए जब तक क्लास में बच्चा है उसके साथ साथ टीचर रहेगा, उसको लिखाएगा, प्रैक्टिस कराएगा, याद कराएगा, रटाएगा। इसको बोलते हैं पेडागोजी। आप देखते हैं कि बड़े बड़े संस्थान लोग लिखते हैं कि हमारे यहाँ पेडागोजी सिखाया जाएगा। पेडागोजी का मतलब है टीचर आपके साथ उपलब्ध रहेगा एनी टाइम, एनी। कोई क्वेश्चन हुआ, आपने पूछा सर मुझे आप बताइए वेटलैंड क्या है, अब पता चला आपने यहाँ पूछा नहीं, टीचर उपलब्ध था, ऑनलाइन आपसे बात करना शुरू, कम्युनिकेट करना, इसी बोलते हैं पेडागोजी। जो टीचर क्या करता है स्टूडेंट के साथ साथ पकड़ के बैठा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इस बच्चे को, इसको जब तक भविष्य न बढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं पेडागोजी। एंड्रागोजी क्या है, यहाँ थोड़ा सा गैप करता है, हमेशा नहीं रहेगा, बट ये है आप पूछोगे तो आपको सजेशन देगा, मगर ऐसा नहीं है कि जैसे पेडागोजी में था, यहाँ कम से कम गैप हो जाएगा। जैसे क्लास 9 से लेकर 12 के बच्चे को देखिए तो क्लास में टीचर आएगा पढ़ा के चला जाएगा, ना कि ये नहीं कहेगा बेटा भाई ऐसे राइटिंग करो, a+b का होल स्क्वायर है तो आप इसको अच्छे से सोल्व करो, a² + b² + 2ab, ये नहीं समझाएगा। आपको ये चीज समझाएगा कि अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप खुद से इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपका होता है एंड्रागोजी। हेटागोजी में क्या होता है, अब यहाँ हमें किसी भी टीचर या गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब इतने हम बड़े हो चुके हैं, अपने लाइफ में कैरियर हमें IAS बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, आप खुद से उसको डिसीजन लेंगे। बाहर से मार्केट से ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक्स उपलब्ध कराएंगे घरों में, आप उसको बढ़िया स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत कहीं से एक रफ रिव्यू में किसी का वीडियो देखेंगे, इसका क्या क्या कोर्स है, कैसे कैसे तैयारी किया जाता है। आप खुद से सारा चीज जब करेंगे तो ये आपका हो जाता है हेटागोजी, ठीक है। ये आप पूछ लेता है पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी, तो ये बेसिक टर्म को समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं जिसमें हम अफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है। अफेक्टिव टीचिंग प्रभावित तभी होगा जब आपका अच्छा कम्युनिकेशन हो, सामने वाला सुनने वाला हो। जब तक स्टूडेंट आपके टॉपिक को समझेगा नहीं, उसको समझ नहीं होगा, कैसे इफेक्ट होगा। आप अगर किसी को प्रभावित करना चाहेंगे कि मैं अच्छे बेल्ट टाई लगा लिया, बढ़िया कोट कपड़े पहन लिया, चश्मा लगा के बढ़िया क्लास में जा रहा हूँ, आप क्या इफेक्ट कर रहे हैं, अपने एक इंप्रेशन बना रहे हैं। जब तक लोग उसका फीडबैक नहीं देंगे तो कैसे आपका इंप्रेशन आया, नहीं आया। तो वही टीचिंग इफेक्टिव तभी होगा जब टीचर किसी टॉपिक को अच्छे से बच्चों को समझा दे और बच्चे ने उसको समझ के आपको उसको फीडबैक देंगे, सर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा क्लास लिया, ठीक है। ये होता है आपका अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव तभी होगा क्लास में नोट्स लेके टीचर उपलब्ध हो, अच्छे तरीके से पढ़ाता हो, उसकी राइटिंग अच्छी हो, उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो। ये सारी चीजें आपको क्या होती है, अफेक्ट करती है टीचिंग में। फिर पढ़ते हैं इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन किस चीज को, जो आपने सारा जितना पढ़ाया लिखाया समझाया, अब उसका आप मूल्यांकन करते हैं। जैसे आप देखते होंगे 1 साल 2 साल 4 साल लोग अपनी जिंदगी लाइफ दे देते हैं, कोई IAS बनने के लिए, कोई PCS बनने के लिए, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसके बाद वो मूल्यांकन करता है, मैंने इतना साल टाइम दिया, मैंने क्या सीखा, इतने बड़े महानगरों इतने बड़े शहरों में घर से दूर रह के मैंने क्या सीखा। तो वैसे ही मूल्यांकन किया जाता है कि मैंने जो 10 बच्चों को पढ़ाया है, इन बच्चों में से कितने का सिलेक्शन हुआ, ये होता है मूल्यांकन। अब कैसे सिलेक्शन, क्या हमने जो टॉपिक पढ़ाया उस बच्चों को याद है, जो सिलेबस है क्या उसको अच्छे तरीके से याद है। तो उसमें मूल्यांकन कैसे किया जाएगा
एक होता बिफोर इवेल्युएशन, एक होता आफ्टर इवेल्युएशन, एक होता ड्यूरिंग इवेल्युएशन। ड्यूरिंग इवेल्युएशन क्या होता है? पढ़ाने के दौरान ही बीच बीच में क्वेश्चन पूछना, बेटा आपको याद हुआ या नहीं हुआ। दूसरा होता है पढ़ाने से पहले हम क्लास को जज करते हैं, इसमें जितने क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका लेवल क्या है इस सब्जेक्ट के प्रति। यूपीएससी तैयारी अगर कर रहे हैं, क्या उनको प्रीलिम्स और मेंस के पूरे सिलेबस याद है, कितना इंटरव्यू के लिए इसमें रखा गया नंबर, कितना मेंस का नंबर रखा गया, कितना प्रीलिम्स के लिए रखा गया, क्या याद है उनको। या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो क्या आपने अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस देखा है। तो ये जो आपका होता है पढ़ाने से पहले बिफोर पूरा चेक करते पूछते हैं, ठीक है। आफ्टर क्या होता है? जब हमने सारी चीजें पढ़ा दिया तो उसका हम टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन के आपको पूरा सिलेबस याद हो गया, हाँ तो हम देखेंगे आप बच्चे का सारा सिलेबस याद है, सारे बच्चों को याद हो गया, इसका मतलब 100% हमने नॉलेज जो दिया वो 100% का फीडबैक हमें मिला। तो होता आफ्टर टीचिंग, बिफोर टीचिंग और ड्यूरिंग टीचिंग, बस ये आपका मूल्यांकन करने का। अब इसे मूल्यांकन भी करने का इसके अलग अलग, कोई परसेंटेज की भी देता है, कोई परसेंटाइल भी कर सकता है, कोई उसका ग्रेड बेस पे करता है, ए ग्रेड बी ग्रेड अलग अलग नंबर। फिर इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों लेवल ऑफ टीचिंग। एक होता है लेवल ऑफ टीचिंग, क्या है? टीचिंग का 3 लेवल में बांटा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स क्या होता है? जो हम क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जब तक उसको हम अल्फ़ाबेट समझाते हैं, रटाते हैं कि बेटा ए बी सी, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, उसको बच्चे क्या कर रहे हैं? रटा रहे हैं और सचित्रण के माध्यम से उसको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है, जब तक उसको हम रटाते हैं, समझाते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हर्बर्ट ने। मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया? हर्बर्ट ने। ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल वो होता है जब बच्चा 6 से लेकर के 12 तक की क्लास को देखिए, बच्चा लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, अब उसमें समझने की थोड़ी थोड़ी ताकत आ गई है। वैसे तो अच्छी समझ तो 9th क्लास से आना शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इस कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो मॉरिसन ने दिया है, ठीक है। लास्ट में तीसरा लेवल इसका आता है एक रिफ्लेक्टिंग लेवल। रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या होता है? समझिए कि बेस यही है, जैसे आपका पेडागोजी, एंड्रागोजी, हेडागोजी, सेम यहाँ भी वही चीजें हैं। रिफ्लेक्टिंग लेवल में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर अब टीचर की आवश्यकता नहीं है, बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर डिग्री कर रहा है और आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। अब इतना बड़ा हो गया, खुद से लिखेगा, खुद से सोचेगा सही क्या है गलत क्या है, नोट्स बनाएगा, प्रैक्टिस करेगा, उसका आ जाता आपका हेटागोजी। जैसे हेटागोजी मतलब वो रिफ्लेक्टिंग लेवल। उसके कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हंट ने, ठीक है। अगला बात करते हैं आईसीटी का, इसमें क्या योगदान है टीचिंग का। प्रेजेंट टाइम में देखिए आजकल आईसीटी का बहुत ही है, ऑनलाइन मेथड में सारा पूरा आईसीटी का ही देन है। आप एक प्रोजेक्टर अच्छा चला लेते हैं, अच्छी टाइपिंग कर लेते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, विंडो, ओपन, डाउनलोड पीडीएफ करते हैं, है ना, एडिट अच्छा कर लेते हैं, तो आपका सारा योगदान किसका है? आईसीटी का। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा जोड़ लेते हैं, लाइन में चल रहा है, नाइन में चल रहा है, वैन में चल रहा है, मॉडर्न हमारे पास है, मॉडर्न चल, आप कनेक्शन अच्छा जोड़ रहे हैं, मॉडर्न है कि राउटर है, सारी चीज़ की जानकारी रखना। पेन ड्राइव है कि नहीं है, आपने फाइल को डाउनलोड किया, पेन ड्राइव में क्या है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जानकारी रखना, आपके कंप्यूटर के बारे में जानकारी बारे में बताता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इसको जो बांटा गया है दो है दोस्तों, अगर देखा जाए, जैसे एडल्ट होता है क्या, एक एडल्ट होता है, एडोलसेंट क्या होता है? जो छोटा बच्चा होता है, जिसको अभी सीखने का प्रोसेस में होता है। और यहाँ पर कैरेक्टर उसको बांटा गया है एडोलसेंट और एडल्ट। वहीं पर फिर टीचर का और लर्नर का 4 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब छोटा बच्चा है, उसकी समझने की, पढ़ने की लेवल अलग होगा, एडल्ट जो होगा उसके पढ़ने की, सोचने की लेवल अलग होगा, बस इतना ही समझना है।
अब बात करते हैं ब्लॉम टेस्टोनॉमी। यहाँ से क्वेश्चन कभी काल पूछता है। ब्लॉम टेस्टोनॉमी इन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया। इसको गांधी जी भी इसी चीज को सपोर्ट करते हैं। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। एक होता आपका हेड सिर, दूसरा आपका हैंड हाथ, तीसरा आपका हेड हृदय। तो 3H कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, इनको 3 भागों में बांटा गया। एक आपका हृदय, एक आपका मस्तिष्क और एक आपका हाथ। इन्होंने कहा कि ब्लॉम टेस्टोनॉमी ने इसको एजुकेशन के स्तर को बांटा 3 भागों। बोला कि सपोज करो बच्चे का दिमाग तो आपने डेवलप कर दिया, पढ़ाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, उसके पास पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसका एक कार्य किया, भाई हाथ पांव चलाया, दौड़ाया, तो एक एक्शन का भी काम किया, कार्य किया, दिमाग से पढ़ा किया, हाथ से राइटिंग किया। अब बोला गया रोजी रोटी का ठिकाना हो गया, अच्छा टीचर। क्या उसके अंदर इमोशनल है? क्या वो दूसरों का दुख दर्द को समझ सकता है? तो वहाँ पर बोलते हैं इमोशनल भी होना बहुत जरूरी है। तो 3H कॉन्सेप्ट में इसको बांटा गया है। मेमोरी लेवल जिसको बोलते हैं हेड मीन्स मेमोरी, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस। हैंड मीन्स होता है एक्शन कार्य करना, हार्ट मीन्स होता है आपका इमोशनल। तो 3 भागों में इसको बांटा गया। तो बेसिक चीजें यहाँ से मैंने जो चैप्टर है आप जाइएगा सिलेबस में देखिएगा, सब कुछ यही है। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब चलिए दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड। एक ही क्लास में सोच रहे हैं पूरा इसमें जितना थ्योरेटिकल चीजें हैं आज ही बता देते हैं दोस्तों। अब आता आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरा यूनिट। इसमें जो है आपका यूनिट है कौन सा? रिसर्च। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में देखिएगा दोस्तों, शोध अभिक्षमता, हिंदी में बोलते हैं इसको शोध अभिक्षमता। अब इसमें क्या क्या पढ़ना, वही सारी चीजें। पहले से कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद पॉजिटिविज्म, पोस्टिविस्टिक, सब सिलेबस में है दोस्तों। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, और कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च, कई कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं दोस्तों, स्टिक्स ऑफ रिसर्च। और एक और जोड़ देते हैं इसमें, आपका लास्ट आता है राइटिंग रिपोर्ट या एथिकल रिसर्च, एथिक्स ऑफ रिसर्च। अगर आपने इतना कर लिया तो आज रिसर्च में कुछ ज़्यादा है नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक होता है मेथड्स, कितने होते हैं इसके? मेथड तो 4 हैं। टाइप्स इसके लगभग 32 हैं। कैरेक्टर इसके 12 हैं बस। और स्टेप ऑफ रिसर्च टोटल इसके 7 स्टेप अलग अलग चीजों से गुजरता है ये पूरा इसका। और लास्ट में जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप राइटिंग रिपोर्ट करते हैं, राइटिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। ये अंत में आपकी जब रिसर्च कंप्लीट होता तो आप यही करके छुट्टी लीजिए। चलिए चेक करके अच्छे से समझा देते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड पहला है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्या है? किसी भी चीज को एक नया रूप देना या नया चीज मॉडिफाई करना,
ही रिसर्च। आप अलग नहीं करते, बस उसका एक नया रूप दे देते हैं। जैसे किसी ने मोबाइल, क्या हुआ जब पहली बार जब खोज हुआ तो मोबाइल की यंत्र आया। पहले ऐसे लोग एक कान को लगाते थे, ऐसे माउथ को लगा के बोलते थे, फिर उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया। अब जो आपका सुनने का और बोलने का एक साथ कर दे गया और मॉडिफाई किया गया, चेंज हो रहा है, मतलब रिसर्च किया जा रहा है और सरल किया जा रहा है। अब क्या कर दिया, नंबर उसको ऐसे मिलाने का, फिर दूसरा क्या और मॉडिफाई करके उसको वायरलेस के रूप में बना दिया गया, उसी में आपका नंबर सब कुछ दे दिया। और मॉडिफाई किया, डिजिटल कर दिया गया, और मॉडिफाई किया गया, स्मार्टफोन बना, और मॉडिफाई कर दिया। आज जैसे आपके हाथ में देखिए नए नए मॉडल आ गए। ये होता है आपका रिसर्च, किसी भी चीज को पुनः खोज करना या उसमें नया परिवर्तन लाना ही रिसर्च है। ठीक है, जैसे कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो कोई कॉमेडी की भी पढ़ाता है, अच्छे अच्छे देसी वर्ड यूज करके बोलता है तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। सबका अपना अपना स्टाइल है दोस्तों। पॉजिटिविज्म अगला आता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक आता है। इस यहाँ से क्वेश्चन कभी काल पूछता है। पॉजिटिविज्म क्या होता है, जो साइंस है। पहले क्या बोला गया कि लोग एक बोलते थे कि हर एक चीज साइंस से जुड़ा है और वहीं पर बात खत्म कर देते थे। अब बोला गया नहीं, साइंस तो हो मगर उसमें तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। जब साइंस के साथ लॉजिक होगा, इसे बोला गया पॉजिटिविज्म के साथ साथ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक होना बहुत जरूरी है। पहले क्या था मतलब नहीं है, पोस्ट मतलब पहले क्या था मतलब नहीं है, मतलब ये है कि साइंस के साथ अब तर्क होना बहुत जरूरी है। रिसर्च में इसको क्यों टॉपिक को डाला गया, क्योंकि मान लीजिए हर एक चीज हम साइंस को बोल दिए, लेकिन तर्क क्या है, तर्क पे ही दुनिया चलती है। जब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, उसमें ना लॉजिकल नहीं सोचेंगे। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता, बोलता पापा मुझे आईएएस बनना है। अब साइंस बोलता है भाई तर्क यही दिया गया, लेकिन वहाँ साइंस नहीं चल रहा है, अब तर्क चल रहा है, लॉजिक है। सही बात है। तो बाप ने बेटा वहाँ का इन्वायरमेंट आपको सूट करेगा, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है और मान लो उसको चेन्नई में जाना, बोले बेटा वहाँ बहुत गर्मी है, आप तुम नॉर्थ इंडिया के हो, यहाँ का आपने रोटी खाया है, यहाँ का पानी पिया है, वहाँ पता चला डोसा आप खाओगे, नारियल की चटनी खाओगे, क्या वो चीज़ आप डाइजेस्ट करोगे? यहाँ अब वहाँ क्या हो रहा है, ये जो तर्क के साथ साथ साइंस भी जुड़ा है, केमिस्ट्री भी जुड़ गया, फिजिक्स से जुड़ गया। ये सारी चीज़ें देखिए कितनी बारीकी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि जब आपके साइंस के साथ तर्क जुड़ता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म प्लस पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। क्योंकि आप कोई भी चीज़ करेंगे, रिसर्च करेंगे, जब तक उसमें आपका साइंस और तर्क नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। मोबाइल आपने बना लिया तो मोबाइल का क्या फ़ायदा है? किसी ने कहा पापा मुझे मोबाइल दिला दो, आपने मोबाइल ले लिया तो पूछेंगे इससे क्या फ़ायदा, बोलेंगे साइंस क्या है और इसमें तर्क क्या है। तो बोलेंगे जैसे घर बैठे हैं, कोई मूवी देख लिया, वेब सीरीज़ देख लिया, ऑनलाइन क्लासेस कर लिया, अकेलापन दूर करने के लिए उसके साथ कोई दोस्त भी ऑनलाइन मिल गए, उनसे बात कर लिया, चैटिंग कर लिया, टाइम भी अच्छा कट जाएगा। और क्लासेस करेंगे तो फ्री में क्लासेस बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, इससे हमारा समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। तो एक प्रकार साइंस की बात हुआ तो मोबाइल का काम क्या हो गया, आपका पैसा बचाया, समय बचाया, आपको हर एक चीज़ से दुनिया से जोड़ दिया। तो ये चीज़ें हैं, तर्क भी दो, साइंस भी दो। ये चीज़ें होता पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्टिक। अब स्टेप ऑफ रिसर्च। अब स्टेप ऑफ, जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो एक ऐसा नहीं है कि जैसे आप छत के ऊपर जा रहे हैं या आप आईएएस बन रहे हैं तो आप एक बैग आईएएस नहीं बनते। पहले आप सिलेबस देखेंगे, उस सिलेबस को पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक है, मेंस में क्या क्या टॉपिक है, और इंटरव्यू में आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कैसे निखार आएगा, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो स्टेप बाय आप चलेंगे, प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करें, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे। इंटरव्यू जब पास करेंगे तो उसके बाद लवासना में आप जाएंगे, बढ़िया आपको वहाँ ट्रेनिंग चलेगा, और जब ट्रेनिंग अच्छे से पास करेंगे तो उसके बाद आपको आईएएस से कोई एक एरिया दे देंगे, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बन गए। तो वैसे स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप किसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे, पहले किसी चीज़ का प्रॉब्लम ढूंढेंगे,
लाइफ में जब तक आप अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे, जो कहते नहीं कि हमारे जीवन बहुत प्रॉब्लम आ रहा, बल्कि वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आपको और निखार करेगा। इस चीज़ को बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि जितना आपके जीवन प्रॉब्लम आए तो ये आप समझिए कि ये गलत नहीं हो रहा है, ये आपको अंदर से निखार ला रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये गलत बात नहीं, तब आप पैसा कमाओगे। आपको लगता है कि उसमें से ज़्यादा उसको हिस्ट्री या पॉलिटी आती है, इसका मतलब नहीं है प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अब तुम पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। ये आपके लिए क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपको एक नई दुनिया से जोड़ती है। तो पहले किसी भी चीज़ का आप क्या करोगे, प्रॉब्लम ढूंढोगे, किस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना। अब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं पता है, आपको 2 टाइम बढ़िया खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं, मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं। लेकिन पता चला किसी के पास रहने का घर नहीं है, तो उसको भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम। 2 वक्त की रोटी बात ही छोड़ो। तो पहले क्या ढूंढो, प्रॉब्लम। जब वो प्रॉब्लम आपको मिल गया तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको एक लिटरेचर रिव्यू करोगे, उसको साहित्य जो भी लिखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्शन करोगे। डाटा कलेक्शन कैसे होगा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी मतलब किसी से डायरेक्ट आपने कहीं से हासिल की, कोई नोट्स पढ़ा, कहीं भी गया, लोगों से मिल करके आपने बात करके सारी चीज़ें आइडेंटिफाई किया, इकट्ठा किया। सेकेंडरी डाटा है, कोई किसी का बुक्स है या कोई ऑलरेडी कोई वीडियो बना के रखा है, मैंने वहाँ से कोई चीज़ें अडॉप्ट कर लिया या पा गया, सीख गया, देख लिया। तो आप डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन करने के बाद उस डाटा को आप क्या करेंगे, सैंपल तैयार करेंगे, अलग अलग सैंपल बनाएंगे कि अगर इस काम को ऐसे करेंगे तभी प्रॉब्लम सोल्व होगा, ऐसे करेंगे तभी ये सोल्व होगा। अब उस प्रॉब्लम को जो सोल्व करने के एक मैथमेटिक्स रूल होता है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। आप देखते होंगे संभावना कहते नहीं, एस्टिमेटेड करते हैं, ऐसे बजाय ऐसा करें तो अच्छा होगा, अगर ऐसे ऐसे कर दे तो अच्छा होगा। आप देखते होंगे कभी काल कोई टीचर जब पढ़ाते बोले नहीं ऐसे नहीं फार्मूला लगेगा, ये ऐसे फार्मूला होगा तब ऐसा रहेगा, फिर बोले ऐसे ना ऐसे होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, आप उसको प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं। अब संभावना जैसे आप पढ़े होंगे, कॉइन है, डाइस है, सिल है ना, आप कॉइन सिक्का है, डाइस है जो आप लूडो खेलते हैं, सिलेक्शन है जो सिलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं। एक अगला आता आपका कार्ड बेस होता है, जैसे 52 पत्ते ताश के हैं, उसमें अगर एक कार्ड निकालेंगे तो बताइए बेगम या चिड़ी का आने का कितना प्रायिकता हो सकता है, तो आपकी प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है। फिर उसमें आप एक मेथड लगाते हैं, हाइपोथेसिस, अनुमान लगाते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। नल मीन्स क्या होता है कि जो बिल्कुल अगर सही है तो सही रखो, गलत डाटा है तो उसको ही गलत ही रहने दो, उसको गलत और सही एक साथ मत मिक्सचर करो, ना तो आपका रिसर्च खराब हो जाएगा। मतलब ये स्टेप आप रिसर्च बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको पूरा रिसर्च में काम करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले बर्तन धो के रखेंगे, तेल भी रखेंगे, नमक रखेंगे, सब कुछ रख लेंगे, एक एक चीज़ इकट्ठा करेंगे। पहले आप क्या करें, बर्तन को गर्म करेंगे, तेल डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, आलू डालेंगे, प्याज डालेंगे, उसको बढ़िया फ्राई करेंगे, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लास्ट में ढक्कन लगाएंगे, जब बन जाएगा कहेंगे भैया हो गया। ठीक वैसे ही किसी टॉपिक जब आप रिसर्च करेंगे, पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उसको लिटरेचर व्यू बनाएंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, सैंपल तैयार करेंगे, सैंपल के साथ साथ उसको डाटा एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद चेक करेंगे आप सही था गलत, लास्ट में राइटिंग रिपोर्ट करके सबमिट कर देंगे। ये आपका हो जाता है आपका स्टेप ऑफ रिसर्च। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टाइप ऑफ रिसर्च इसमें 32 प्रकार के। देखिए दोस्तों, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, वर्टिकल क्या है ना, हॉरिजॉन्टल क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके आते हैं रिसर्च के टाइप्स होते हैं। कई रिसर्च है भाई, कोई डाटा किसी पे डिपेंड है, कोई डाटा किसी पे डिपेंड नहीं है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हायरार्किकल रूप में हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। जो आप डाटा कलेक्शन करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल का, वो भी 30 का, वो भी 30 का, तो एक जैसे उम्र के हैं सब लेके हॉरिजॉन्टल में है। वर्टिकल हो जाता है, कोई 50 का है, कोई 20 का है, कोई 10 का है, तो ये वर्टिकल के भी में आता है। डिपेंडेंट्स क्या होता है, अब डिपेंडेंट डाटा है, आप रिसर्च कर रहे हैं
तो आप किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड होंगे, मोबाइल पे डिपेंड होंगे कि भैया हमें मोबाइल हमारे पास होना चाहिए, गूगल होना चाहिए, नेट होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे और भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF इकट्ठा कर सकते हैं। डिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है, कलम कापी उठाया, लोगों से डायरेक्ट जाके मिल के बात इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, चाय की दुकान पर बैठेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ खोज करेंगे। अच्छा, इसमें चाय में कितना निकोटीन पाया जा रहा है, कॉफ़ी में कितना कैफीन पाया जा रहा है, अलग अलग सबका अपना टॉपिक है, तो अपना वो टॉपिक रखते हैं, उस पर वो रिसर्च करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्चिंग 32 प्रकार के दोस्तों। अगला आता है इसमें मेथड्स। मेथड इसके अलग चार मेथड है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव। देखिए, डिस्क्रिप्टिव मीन्स क्या होता है, जो पहले से किसी चीज का वर्णन कर दिया गया, खोज करके छोड़ दिया गया है। क्वालिटेटिव, जो एक नया, सबसे अलग एक नया चीज क्रिएट किया जाता है। क्वांटिटेटिव, जब वही डाटा को कई लोग यूज करते हैं, वही सेम टू सेम सब लोग 1600 सेट मोबाइल बनाना शुरू कर दिए, वही मॉडल देना शुरू कर दिए, तो क्वांटिटी। तो क्वांटिटी, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, और एक आता आपका हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल है ऐतिहासिक भी में, ताजमहल बना है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये हिस्टोरिकल भी पे है। अब वहाँ से गए, पुरानी चीज़ें हैं, उसको देखा, बेस को समझा, वहाँ से नोट किया, फिर उसी को समझा रहे हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो अलग अलग सबका इसमें बांटा गया है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मीन्स होता है दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करते रहना मेथड का, तब तक जब तक आपका फार्मूला तैयार नहीं हो जाता। आप बार बार उस चीज़ को देखते होंगे, लोग डांसिंग में, सिंगिंग में, एक्टिंग में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, अभ्यास करना है निरंतर। फिर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक अब इसके अलग अलग कैरेक्टर है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अलग अलग क्या कैरेक्टर होना चाहिए। डाटा एक लिमिट में होना चाहिए, डाटा फालतू का इकट्ठा ना कर लो, एक रेशी होना चाहिए, एक सटीकता में होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका क्या उद्देश्य है, टाइम का बचत होना चाहिए, टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ये आपके कैरेक्टर के बारे में बात करता है, क्या क्या होना जरूरी। जैसे किसी कैरेक्टर नहीं होते कि भाई अपने चरित्र को बेहतर करना, तो क्या होना चाहिए, तो लोग कहेंगे बहुत सिंपल साधारण में रहो, गुंडागर्दी से लोगों से बचो, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ियों से बचो, इनसे दूरी बनाओ, तभी आपका कैरेक्टर आपके चरित्र पे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा चरित्रवान है। चार चोर के साथ बैठोगे तो उनको भी जो ये भी लगता है चोर है, गजेड़ी साथ बैठोगे तो ये भी गजेड़ी होगा, शराबी साथ बैठोगे कहेंगे ये भी बेवड़ा है। इस तरीके के क्या होता है, आपके कैरेक्टर पे जज कर लेते हैं। तो कैरेक्टर क्या होना चाहिए, जो आप रिसर्च करोगे तो कम से कम लागत में अधिक उत्पादन हो, कम समय में जल्द से जल्द किसी चीज़ पे खोज करो, सटीकता में खोज करो, जो आप रिसर्च करो, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना वही डाटा कलेक्शन करो। आप लोग बोलते हैं कि पढ़ाने का आए थे रिसर्च को और पढ़ाने लग जाए फिजिक्स, तो उसमें कैसे होगा, हमें बात करना रिसर्च टॉपिक पे ही, घूम फिर रिसर्च पे ही बात करना चाहिए, एक्यूरेसी उसी पे होना चाहिए, सटीकता उसी बात करना चाहिए, ठीक, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, किस पे हमें खोज करना है, ये सारी चीजें आपको होते हैं कैरेक्टर की। और एक होता है एथिक्स ऑफ रिसर्च। क्या होता है दोस्तों, एथिक्स एक नैतिकता के व्यू में होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने खोज किया है मैंने उसको कॉपी पेट कॉपी, आजकल देखते होंगे बहुत सी चीजें, किसी ने क्या अपने मकसद से कोई इतिहास रचा और किसी ने उसको कॉपी करके उसमें अपनी बातें घुसेड़ दिया। अब ये यहाँ दिक्कतें उत्पन्न होने लगी। अब अगला कंफ्यूज हो जाता पढ़ने वाला कि पहले वेद आया, पुराण आया, हीनयान आया, महायान आया, ये इतनी वैरायटी धर्म कैसे बन गया, कौन बेस पहले क्या था, वही कॉन्सेप्ट हो गया, पहले मुर्गी आया कि अंडे आए, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ इतिहास को भी बहुत तोड़ा मरोड़ा गया, समाज को बेहतरीन तरीके से बनाने के बजाय समाज को लोग अपनी सत्ता को पाने के लिए अलग अलग तरीके से उसका परिभाषा दे दिए। तो वो यही कह रहे हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च ऐसा हो, किसी कॉपी मत करना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, चाहे गलत ही रखना लेकिन अपना ही रखना, सही रखना, अपना ही रखना, किसी को कॉपी मत करना, यही नैतिकता की बात करता है। और लास्ट में जब सब कुछ तैयार हो जाता है, जब आपका बन जाता है खाना, भैया परोस दो, थाली में डाल के लो भैया खाओ भोजन, तो ये आपका राइटिंग रिपोर्ट हो जाएगा, लिख करके सबमिट कर दो, बस आपका टॉपिक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड है पूरा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा टॉपिक बात करते हैं आपका
तीसरा आपका जो होता है कम्युनिकेशन। कंप्रिहेंशन पे कोई बात ही नहीं दोस्तों, कंप्रिहेंशन एक पैसेज होता है, उसको आप अच्छे से जितना पढ़ेंगे, जितना चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, उसमें आपको वर्ड को पकड़ना है, मीनिंग को समझना है, इसीलिए उसका नाम है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ आना। कोई बात अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको आप समझने का प्रयास करिए। तीसरा टॉपिक यूनिट हम बात करेंगे इसी में। अब जो थर्ड यूनिट है दोस्तों कम्युनिकेशन। अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट है, बेसिक चीजें, तो आप कोई किताब पढ़ो, कोई दिक्कत है। 100 किताब से अच्छा एक किताब को 100 बार पढ़ो, सबसे बेस्ट। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर इसके बाद इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है, फिर इसके मॉडल क्या है, फिर इसके बाद बैरियर इसके क्या क्या है। बैरियर मीन्स होता है जैसे रुकावट। अफेक्टिव क्या है, अफेक्टिव मतलब कैसे प्रभावित होगा। मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया। बस ये आपका बेसिक एक एक करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये इतने इसके टॉपिक है, अच्छे समझ। कि पहला क्या है कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अपनी बात को दूसरे तक को अच्छे से पहुंचा देना, चाहे बोल करके, लिख करके, किसी भी माध्यम से। अगर आप अपनी बात को भेजने वाले को बोलते हैं सेंडर, और जो प्राप्त करता है उसको बोलते हैं रिसीवर। आप जो भेजता है उसको बोलते हैं सेंडर, और जो प्राप्त करता है उसको बोलते हैं रिसीवर। जो भेजेगा उसको बोलते हैं इनकोड करना। मैं कुछ बात बोला, मेरे अंदर इनकोड किया, मैं उस चीज़ को सोचा, फिर आपके पास सेंड कर दिया। आपने उस चीज़ को रिसीव किया, उसको डिकोड करेंगे, उसको अलग अलग परत उसको खोल के पढ़ेंगे। जैसे मैंने मैसेज लिखा हाय, तो आपके पास गया, आपने उसको देखा, पढ़ा, आपने लिखा हेलो। मैंने बोला कैसे हो, तो आपने लिखा मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। एक होता है रिसीवर, एक होता है सेंडर, के बीच में जो डाटा का डिकोड और इनकोड किया जाता है उसी, और उसका जो फीडबैक आता है उसी बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के ये कॉन्सेप्ट हो गया, बात खत्म। एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। ये क्या करेगा, इसके पास कोई डाटा भेजेगा, जो भेजेगा इसको बोलेंगे इनकोड करना, इनकोड किया, और जब इसका ये रिप्लाई दे देगा ये हो जाएगा डिकोड। डिकोड मतलब इसने इनकोड किया, इसने डिकोड करके अर्थात फीडबैक दिया, फीडबैक दिया। बोलते भाई जरा आप देखते नहीं, कहीं आप खाना खाने जाते हैं लोग बोलते नहीं भाई साहब यार फीडबैक बताइए कैसा था। आपने खाना खाया, आप उनका फीडबैक अच्छा होगा बताएंगे, खराब होगा तो ही बताएंगे। ये आप भी कम्युनिकेशन ही शुरू हो जाता। अब पूछता टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो बेसिक इसका जो होता है वर्बल, नॉन वर्बल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बस इतना ही समझ जाए। आइए बात करते हैं। पहला क्या होगा, डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, फॉर्मल, फिर इनफॉर्मल, फिर अगला वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, अगला डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बस इतने ही। एक होता वर्बल, नॉन वर्बल, बस ये आपका कम्युनिकेशन पूछता है। पहले बात करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे आप फेस टू फेस बैठे, हम आप बैठे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी माध्यम से बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। मोबाइल पे है, अब भले हम बोलते हैं कि हम फेस टू फेस दिख रहे हैं, लेकिन वो फेस टू फेस नहीं, आप वीडियो कॉल पे एक दूसरे चित्र देख रहे हैं, लेकिन सामने तो नहीं हो ना। कभी कभी लोग कंफ्यूज करेंगे, कहेंगे वीडियो कॉल पे तो फेस टू फेस दिखते हैं, वो वीडियो फेस टू फेस है, लेकिन वो नहीं फेस टू फेस है जो आंखों के सामने एकदम बैठ के दिखो, वो नहीं है। तो किसी के माध्यम से या किसी यंत्र के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से जब हम बात करते हैं
या अपनी बात किसी से पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से जो कम्युनिकेट करते हैं इनडायरेक्ट होता है। अब इसमें इनडायरेक्ट में भी दो आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। एक होता है सिंक्रोनस, एक होता असिंक्रोनस, इसको याद रखना। सिंक्रोनस क्या होता है, जैसे आपने मोबाइल किसी यंत्र के माध्यम से डायरेक्ट आपने लिखा है, वहां से रिप्लाई आ गया हेलो, ये आपका हो गया सिंक्रोनस। एक होता है असिंक्रोनस, आपने कोई वीडियो बना के अपलोड किया, बाद में लोग उसको देख के फीडबैक देते हैं, उसमें टाइम का ड्यूरेशन का गैप होता है, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस। बस ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो एक रूल के अकॉर्डिंग चलता है, हायरार्किकल के रूप में चलता है। जैसे रूल है, नियम है, आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह आप टाइम से उठेंगे, टाइम से ऑफिस जाएंगे, टाइम पे लंच करेंगे, फिर अपना वर्क करेंगे, फिर वहाँ सेटअप करेंगे, अपना जो भी होगा काम करके फिर अपने घर आते हैं। ये रूल है, नियम पे चलना है। टाइम पे आपका सैलरी आएगा, टाइम पे आपको फंड बोनस जो मिलेगा वो भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल हो गया जहाँ पर कोई रूल नहीं है, आप अपने परिवार में हैं, अपने बच्चों के साथ है, घर वालों के साथ है, तो ये जो आप बात करते हो कोई रूल नहीं है। रूल ये नहीं है कि उससे बात करने के लिए कि अब यही टाइम बात करनी है। आप घर में बच्चों को कोई टाइम देखते हैं, बच्चा बैठा था आप गोद में ले लेंगे, उसको प्यार से बातें करेंगे, खेलेंगे, उसके साथ एंजॉय करेंगे, टहलेंगे, बच्चों मार्केट ले चलते हैं, तो आप हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या? वर्टिकल कम्युनिकेशन एक प्रकार से जो ऊपर से नीचे, जैसे नीचे से ऊपर आप देखते होंगे, पहले सीईओ साहब है, मैनेजर साहब है, एचओडी साहब है, चपरासी है, ये सारे क्या है, एक प्रकार से जो रूल है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई बात को फाइल को ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से फाइल ऊपर लेके जा रहे हैं, एक प्रकार से वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, 10 मान लीजिए पूरे क्लास है, क्लास 9th के बच्चे हैं, अब क्लास 9th के क्लास के जो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। जो टीचर हैं, सारे टीचर आपस में जो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वो सब एक उम्र के हैं, एक ही उम्र के हैं, सब लोग एक ही उम्र के हैं। टीचर भी अपना इनका 50 वाले उम्र के है, 30 वाले उम्र के है, क्लास 9th के जो बच्चे हैं सब हॉरिजॉन्टल जाएंगे। और जब कोई ऊपर से नीचे कोई फाइल पहुंचाने, वो वर्टिकल होता है। वर्बल एक होता है, एक नॉन वर्बल क्या होता है? वर्बल वही आप बोल करके, लिख करके कोई संदेश जो बात करें, वर्बल है। नॉन वर्बल में होता है जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। आप जैसे रोड किनारे देखते होंगे लिखा होगा यू टर्न, तो एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सॉरी, ठीक है, ये आपका टाइप्स हो गया। फिर पढ़ते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका ट्रांजिशनल, एक होता है लीनियर और एक होता है इंटरएक्टिव। तीनों बताते हैं। देखिए लीनियर कम्युनिकेशन में क्या होता है पहले बताते हैं। लीनियर में ओनली अकेले जो व्यक्ति बैठा है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, आपने न्यूज़पेपर कोई एडिटोरियल अच्छे से आपने आर्टिकल को पढ़ लिया, समझ लिया, चाहे देश के ऊपर हो, चाहे एनवायरनमेंट के ऊपर हो या कल्चर के ऊपर, आपने पढ़ के अपने अंदर डिबेट कर रहे हैं मन ही मन में अपने आप में, वो होता है लीनियर कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिटी फॉर ट्रांजिशनल, जिसमें 2 पर्सन होगा, एक ए और बी, दोनों बैठ के मजे से अपने बढ़िया चाय कॉफी पे बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे। चलिए आज हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि बताइए 1857 क्रांति के बारे में डिबेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में डिबेट कर रहे हैं। 2 लोग बैठ के आपस में डिस्कशन किसी टॉपिक पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पर्सन होंगे, 2 पर्सन, 2 लोग होंगे, ए और बी। ए इसको रिप्लाई करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, इससे क्वेश्चन करेगा, इससे ये क्वेश्चन करेगा। ये होता है ट्रांजिशनल और ये होता है लीनियर। इंटरएक्टिव क्या होता है? इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई नहीं होता है, बट ये आपका किसी यंत्र के माध्यम से जो वीडियो बनाया है अपलोड कर दिया, बाद में कोई इसको फीडबैक देता है, तो आपका इंटरएक्टिव होता है। इंटरैक्ट करेगा लेकिन एक्टिव होगा बाद में। जैसे लोग देखो ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, बाद में लोग देखते हैं, उसका फीडबैक देते हैं।
ठीक है। अगला आता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स होता है रुकावट, किसी भी चीज का रुकावट आ जाना। बात कर रहे थे, करते 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 अचानक आपके मोबाइल की बैटरी बैठ गई, बात करते करते अचानक आपकी जो है मोबाइल में चार्जर खत्म हो गया, बैरियर क्रिएट हो रहा है। ये सारी चीजें क्या बैरियर। आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक पुल टूट गया है, इस पार से उस पार नहीं, जब बैरियर क्रिएट हो गया। आप पता चला साउथ इंडिया में चले गए, आपको खाना है कुछ, आपको कन्नड़ नहीं आती है, तो एक प्रकार से भाषा में जब उनकी भाषा में